Good evening, students. So, this is our lecture number 44 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो सीआरपीसी का अरेस्ट का करस्पॉन्डिंग चैप्टर है इन बीएनएसएस उसके डिस्कशन को कंक्लूड किया था और हमने ये भी समझा था कि बीएनएसएस के चैप्टर ऑफ अरेस्ट में क्या क्या नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है. एंड अगेन बीएनएसएस में जो अरेस्ट का चैप्टर था इट वाज चैप्टर 5, मतलब चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं आया. सीआरपीसी में भी चैप्टर 5 था और बीएनएसएस में भी चैप्टर 5 ही है. चैप्टर 5 को पढ़ने का रीजनिंग क्या था कि हमें सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके. और जो आपका सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी है इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन आपको बीएनएसएस में मिलेगा अंडर सेक्शन 187. ठीक है. हमने ये भी ऑब्जर्व किया था ना कि सेक्शन 167 और 187 में क्या क्या चेंजेस आए हैं कि सेक्शन 167 के अंदर जो इंटरचेंजेबल कस्टडी है इट वाज ओनली पॉसिबल इन द फर्स्ट 15 डेज, लेकिन 187 के अंदर जो आपका 90 और 60 डेज का टाइम पीरियड है उसमें 60 डेज एंड 40 डेज तक पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा सकती है अप टू 15 डेज. ठीक है. अप टू 15 डेज ग्रांट की जा सकती है एंड इट कैन बी स्कैटर्ड मतलब 15 दिन का जो टाइम फ्रेम है जो कि पुलिस कस्टडी के लिए ग्रांट किया जा सकता है वो 60 और 40 डेज में स्कैटरली डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है. ये हमने डिफरेंस ऑब्जर्व किया था 187 के अंदर. ठीक है. जो मेजर डिफरेंस है बेसिकली जो आपको ध्यान में रखना है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मेन्स एंड प्रीलिम्स. ठीक है. अब जो नेक्स्ट मेजर टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी सेक्शन 169 विच टॉक्स अबाउट क्लोजर रिपोर्ट. ठीक है. क्लोजर रिपोर्ट जब बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने के बाद पुलिस ऑफिसर के पास डेफिशिएंट एविडेंसेस होते हैं, सफिशिएंट नहीं होता है, डेफिशिएंट होता है. ठीक है. तो पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हैं एंड जो मैजिस्ट्रेट है जिनको क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया जाता है वेदर ही इज बाउंड बाय द क्लोजर रिपोर्ट, नो. ये हम लोग समझेंगे सेक्शन 169 के डिस्कशन पे. जब हम लोग ने सेक्शन 167 शुरू किया था तो उससे पहले हमने कुछ सेक्शंस को, कुछ छोटे मोटे सेक्शंस हैं उनको स्किप कर दिया था. तो आइए अपने इस लेक्चर में इन सारे के सारे सेक्शंस को पढ़ते हैं. ठीक है. इसमें बस आपका 164A ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो सेक्शंस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर मेंस. ठीक है. प्रीलिम्स में क्या पता क्वेश्चन आ जाए बट 164A इज ओनली इंपॉर्टेंट, तो उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे एंड जो बाकी सेक्शंस हैं उनकी बस लैंग्वेज में थोड़ा सा डेल्व करके उसकी लैंग्वेज क्या कहना चाहती है बस ये समझ लेंगे. ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं विद 164A. इट टॉक्स अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप. ठीक है. कोई वुमेन है जिसके अगेंस्ट में रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर अटेम्प्ट टू रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है, तो जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस है दैट इज इंश्राइंड अंडर सेक्शन 164A ऑफ सीआरपीसी. अच्छा, जो ये टर्म मेडिकल एग्जामिनेशन है ये आपने पहले भी सुना होगा. पहले कब सुना था याद करिए. जब हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर भी मेडिकल एग्जामिनेशन टर्म सुना था एंड द टर्म वाज यूज्ड अंडर सेक्शन 53, 53A एंड 54. अब यहां पर 164A एंड चैप्टर 5 जो अरेस्ट का है, ठीक है, उसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन के जो सेक्शंस हैं उनमें डिफरेंस क्या है. अब जो चैप्टर 5 है ये किस चीज से डील करता है? इट डील्स विथ अरेस्ट. ठीक है. अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, अरेस्टी के क्या क्या राइट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको चैप्टर 5 के अंदर मिल जाएंगी. जो आपका सेक्शन 54 था इट टॉक्स अबाउट जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन. बेसिकली जो एक्यूज्ड होता है जिसको अरेस्ट किया जाता है ये उसका स्टैट्यूटरी राइट है कि आफ्टर गेटिंग अरेस्टेड ही शुड बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है. ताकि ये पता लगाया जा सके कि पुलिस ने किसी भी प्रकार का अनरीजनेबल फोर्स तो उसके अगेंस्ट में यूज नहीं किया जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी प्रकार की इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई हो. अगर बाद में ये चीज प्रूव हो जाए बेस्ड ऑन द मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कि पुलिस ने इलीगल फोर्स का इस्तेमाल किया है टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, तो वहां पर जो एक्यूज्ड का डिटेंशन था इट विल बी इलीगल. ठीक है. ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं. फिर जो आपका 53A है एंड 53 है इट टॉक्स अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर. ठीक है.
पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे जब मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो द मेडिकल एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 53 एंड 53A। 53 के अंदर फॉर एनी अदर ऑफेंस एंड 53A के अंदर फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। तो जो आपको ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि सेक्शन 53, 53A एंड 54 के अंदर जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है वो एक्यूज्ड का किया जाता है, ठीक है, या फिर अरेस्टी भी आप कह सकते हैं। एक्यूज्ड या फिर अरेस्टी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। अब विक्टिम का क्या? अब क्या विक्टिम का भी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है आप वो चैप्टर 5 के अंदर ही करवाएंगे? इज इट मेकिंग सेंस? चैप्टर 5 जो है वो एक्सक्लूसिवली डील करता है एक्यूज से, तो वहां पर विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन का सेक्शन डालने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो इसीलिए जो विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो सेक्शन 164A के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं 164A क्या कहता है। इट टॉक्स अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द victim of rape, where during the stage when an offense of committing rape or attempt to commit rape is under investigation। कौन सा investigation? chapter 12 का investigation। it is proposed to get the person of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted examined by a medical expert। जो आपका ये टर्म पर्सन है इट सिग्निफाइज बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ द वुमन विद whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted examined by a medical expert, ठीक है। Such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or a local authority and in the absence of such a practitioner by any other registered medical practitioner with the consent of such woman or of a person competent to give such consent on her behalf, and such woman shall be sent to such registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving the information about relating to the commission of such offense। जो सेक्शन 164A है, ठीक है, इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर को रेप के रिलेटेड मतलब रेप के कमीशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसको किस में रजिस्टर करेंगे? सेक्शन 154 के अंदर, बिकॉज जो रेप का ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। सेक्शन 154 के अंदर वो एफआईआर को रजिस्टर करेंगे, ठीक है, एंड द ऑफेंस मस्ट बी ईदर ऑफ रेप या फिर अटेम्प्ट टू रेप, ठीक है। एंड वहां पर द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन कि जो वुमेन है उसके बॉडी को अगर मेडिकली एग्जामिन करवाया जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद किसी प्रकार का एविडेंस निकल के बाहर आ सकता है, ठीक है। तो वहां पर ये उनकी ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, ठीक है, कि वो विद इन 24 आवर्स आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट सच ऑफेंस दैट इज रेप और अटेम्प्ट टू रेप, जो वुमेन है उसको किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेज दें। पहले किसको अप्रोच करेंगे? पहले किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अप्रोच करेंगे, एंड अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए देन यू विल अप्रोच, देखिए लिखा है ना, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 53 सब सेक्शन 2B के अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन है यू विल फाइंड अंडर सब सेक्शन 2, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आएगा, आई एम सो सॉरी, एक्सप्लेनेशन B जो है आपका, वहां पर यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं? एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास किसी भी प्रकार की मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट काउंसिल एक्ट 1956 अगर किसी इंसान के पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन है विच हैज बीन इंश्राइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, तो ही शैल बी डीम्ड टू बी अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब वो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो हो सकता है अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हो, ठीक है, एंड इट कुड बी पॉसिबल कि वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड हो, तो इट डजेंट मैटर। जो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, वो जो वुमेन है जिसके अगेंस्ट में रेप कमिट किया गया है ही कैन एग्जामिन द बॉडी ऑफ द वुमेन, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है सबसेक्शन 1 के अंदर। पहला, कंसेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड आफ्टर गेटिंग कंसेंट send
द वुमेन विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 164A। अगर पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन, ठीक है, एंड ही प्रपोज द सेम, कि यहां पर वुमेन के बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करने से एविडेंसेस बाहर निकल के आ सकते हैं। मतलब हो सकता है कि जब एक्यूज ने वुमेन के अगेंस्ट में रेप का ऑफेंस कमिट किया हो या फिर अटेम्प्ट टू रेप का ऑफेंस कमिट किया हो हो सकता है वुमेन ने रेजिस्ट किया हो, रेजिस्ट करते हुए उनके मतलब नाखून ओखून मारा हो, तो नाखून में मतलब जो एक्यूज्ड है उसके कुछ स्किन के पार्टिकल्स रह गए हों, तो उस जो स्किन है उसका अगर डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाए तो ये पता लगाया जा सकता है कि एक्यूज ने ही वुमेन के अगेंस्ट में रेप कमिट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन से किसी प्रकार का एविडेंस बाहर निकल के आ सकता है, तो उनकी ड्यूटी क्या बनेगी कि वो पहले किसी गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल को अप्रोच करेंगे कि इस वुमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज प्रैक्टिसिंग इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो किसी भी और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन द थिंग विच इज टू बी नोटेड इज कि वुमेन को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजने से पहले आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। और सपोज अगर ऑफेंस की वजह से वुमेन अपना कंसेंट नहीं दे पा रही हैं या फिर अपना कंसेंट वो नहीं दे सकती हैं, तो वहां पर उनके बिहाफ में कोई भी अगर कंपिटेंट पर्सन है, मतलब उनका कोई लीगल गार्जियन हो, ठीक है, कोई लीगल गार्जियन हो या फिर कोई लीगल आयर हो, तो जो लीगल गार्जियन है या फिर लीगल आयर है हु विल बी डीम्ड टू बी कंपिटेंट टू गिव कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द वुमेन, उसका कंसेंट लेके भी आप वुमेन को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हो। ये आपको क्लियर है 164A का सबसेक्शन 1। यहां पे कंसेंट वाला चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसेक्शन 2, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू whom such woman is sent shall without delay examine her person and prepare a report of his examination giving the following particulars namely। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जैसे ही वुमेन को भेजा जाएगा टू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एग्जामिनिंग हर बॉडी, फॉर मेडिकल एग्जामिनिंग हर बॉडी, तो उस मेडिकल प्रैक्टिशनर की ये ड्यूटी है कि वो बिना किसी भी अननेसेसरी डीले के उस वुमेन की बॉडी को मेडिकली एग्जामिन करे और ये सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करे उस रिपोर्ट में। ठीक है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होगी उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन उसको डालनी पड़ेगी। पहला क्या है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमेन एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम शी वॉज ब्रॉड। वुमेन का नाम क्या है, वुमेन का रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, एंड उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास वुमेन को कौन लेके गया ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड, द एज ऑफ द वुमेन, जिस वुमेन के अगेंस्ट में रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी उम्र क्या है, एज क्या है। थर्ड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द वुमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, मतलब वुमेन के बॉडी से आपने क्या क्या मटेरियल लिया है। फॉर एग्जांपल उसके नाखून में स्किन का टुकड़ा पड़ा हुआ था, ठीक है, या फिर अगर उसके प्राइवेट पार्ट से आपने किसी प्रकार का कुछ कुछ लिया हो, आपने स्पेक्टम वगैरह लिया हो, स्प्यूटम या फिर स्वेट वगैरह लिया हो। ठीक है, तो वो सब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने वुमेन की बॉडी से क्या क्या कलेक्ट किया है डीएनए प्रोफाइलिंग के पर्पज से। मार्क्स ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द वुमेन, मतलब जो वुमेन की बॉडी है उस पर किसी प्रकार की इंजरी आपको मिली है कि नहीं मिली, और अगर इंजरी आपको मिली है तो ये भी बताना पड़ेगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कि वो इंजरी किस टाइम पर इन्फ्लिक्ट की गई है। पता चल जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन से, पता चल जाता है कि इंजरी किस दिन को इन्फ्लिक्ट की गई होगी, किस टाइम को इन्फ्लिक्ट की गई होगी। ठीक है, फिर जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमेन, जब वुमेन को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेके गया तो वो क्या, उनका क्या हाव भाव था, वेदर शी वॉज स्केयर्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और भी जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है बाय डूइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसेक्शन 3, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। आपने जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं आपको स्पेसिफिकली उसको बताना पड़ेगा कि आप इस रीजन पर किस प्रकार से पहुंचे। अगर आपने ये बोला कि एक्यूज्ड का जिसने रेप कमिट किया है, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स का, मतलब उसके स्किन का कुछ टुकड़ा मिला है नाखून में, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने डीएनए प्रोफाइलिंग किया था। डीएनए प्रोफाइलिंग करके आपने जो एक्यूज्ड का जो स्किन का पार्ट है और जो स्किन का पार्ट एग्रीव्ड के नाखून में से मिला है वो मैच कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि आपने आखिर जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो किस बेसिस पे किया है। ठीक है, आपको रीजन देना पड़ेगा, रिपोर्ट में रीजनिंग होनी चाहिए। सबसेक्शन 4, द रिपोर्ट शैल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड दैट द कंसेंट ऑफ द वुमेन और ऑफ द पर्सन कंपीटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ टू सच एग्जामिनेशन हैड बीन ऑब्टेन्ड। जो रिपोर्ट आप तैयार करेंगे
उसमें आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि जो वुमेन है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने से पहले आपने वुमेन का कंसेंट लिया था, और अगर वुमेन कंसेंट देने के काबिल नहीं थी तो उनके बिहाफ में जो भी कंपिटेंट पर्सन था उसने वुमेन के बिहाफ में कंसेंट दिया है। ठीक है, सबसेक्शन 4 द रिपोर्ट शेल स्पेसिफिकली, हाँ ओके, सबसेक्शन 5, आई एम सो सॉरी, सबसेक्शन 5 द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शेल ऑल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। आपको यही बताना पड़ेगा कि आपने किस टाइम पर मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया और किस टाइम पर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन को कंक्लूड किया। बिकॉज इसको डालने का रीजनिंग क्या, मैं आपको समझाता हूं। कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं ना जो कि टाइम के साथ एफेस कर जाते हैं, इलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, तो वो एविडेंसेस सिर्फ तभी आप कलेक्ट कर सकते हो अगर आप एक टाइमली मैनर में मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करो। ठीक है, अब अगर आपने मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन काफ़ी देरी में किया हो, यहाँ पे याद है ना आपको सबसेक्शन 2 में कहा था कि विदाउट अननेसेसरी डिले आपको मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू करना है। तो अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू करने में काफ़ी टाइम लगा दिया हो, ठीक है, मतलब सपोज 24 घंटे के अंदर वुमेन को लेके आया गया और आपने 3-4 दिन लगा दिया मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू करने में, तो वहाँ पर जो भी आपने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है उसकी किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। एंड साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे क्वेश्चन भी किया जाएगा कि आखिर आपको इतना डिले क्यों हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन को कमेंस करने में, स्टार्ट करने में। ठीक है, सबसेक्शन 6 द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु shall forward it to the magistrate referred to in section 173 as part of the documents referred to in clause A of subsection 5 of that section। जो आपका सेक्शन 164A सबसेक्शन 6 है, ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर चार्जशीट सबमिट करते हैं अंडर सेक्शन 173। ठीक है, जब पुलिस ऑफिसर चार्जशीट सबमिट करेंगे तो अलॉन्ग विद दैट उनको सेक्शन 164A की जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है वो भी अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है पुलिस ऑफिसर को वो भी अटैच करनी पड़ेगी व्हाइल ही इज सबमिटिंग द चार्जशीट। चार्जशीट क्या होता है उसके डिस्कशन पे हम लोग 1-2 लेक्चर्स में आ जाएंगे, अभी बस ऊपर ऊपर समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। जब डेफिशिएंट एविडेंस होता है तो आप सेक्शन 169 में जाते हैं एंड यू फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, जब सफिशिएंट एविडेंस होता है तो सेक्शन 170 टॉक्स अबाउट सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन सेक्शन 170 यू फाइल अ चार्जशीट अंडर सेक्शन 173। ठीक है, सबसेक्शन 7 पे आते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन और ऑफ एनी पर्सन कंपिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ। सबसेक्शन 7 जो है इट सेज कि विदाउट गेटिंग द कंसेंट ऑफ द वुमेन अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है तो दैट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टू बी अनलॉफुल। देखिए यहां लिखा है ना, shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or of any person competent to give such consent on her behalf। अगर वुमेन ने कंसेंट नहीं दिया है या फिर उनके किसी भी लीगल गार्जियन ने कंसेंट नहीं दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन का और आपने मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दिया है तो दैट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टू बी अनलॉफुल और वो किसी भी प्रकार से उसकी किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। Explanation for the purpose of this section examination and registered medical practitioner shall have the same meaning in section 53। ठीक है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन आपको सेक्शन 53 में मिलती है या फिर जो एग्जामिनेशन जो टर्म यूज हुआ है उसकी भी डेफिनेशन आपको सेक्शन 53 में मिलती है। जो सेम मीनिंग वहां पे एम्प्लॉय किया जाता है वो यहाँ पे भी एम्प्लॉय किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया 164A। ठीक है, बस इसी में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि 164A के अंदर कोई रेप की अगर विक्टिम होती हैं तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, नॉट फॉर एनी अदर ऑफेंस। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है 164A के अंदर तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आपको वुमेन का जो कंसेंट है वो लेना पड़ेगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन यू कैन नॉट कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 164A। ठीक है, 165 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। Whenever an officer in charge of a police station or a police officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purpose of investigation into any offense which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay,
Such officer may, after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing so far as possible the thing for which search is to be made and made search or cause search to be made for such thing in any place within the limits of such station. देखिए सेक्शन 47 आपको याद है अरेस्ट का. सेक्शन 47 किस बारे में बात करता था? सेक्शन 47 टॉक्स अबाउट सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड. जिस इंसान को अरेस्ट करना है अगर वो किसी प्लेस में जाके छुप गया है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47 कि दे कैन एंटर दैट प्लेस. वो उस प्लेस में एंटर कर सकते हैं एंड एंटर करने के बाद वो उस प्लेस की तलाशी कर सकते हैं, वहां पे उस इंसान को ढूंढ सकते हैं अगर उनको रीजनेबली लगता है कि वो इंसान उस प्लेस में एंटर करके बैठा हुआ है. ठीक है. 165 जो है टॉक्स अबाउट थिंग्स, चीजें. ठीक है. अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उनके जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसी चीज है जिसकी तलाश करने की आवश्यकता है और वो जो चीज है ना वो किसी पर्टिकुलर प्लेस में उनको मिल सकती है, तो वो उस जगह की तलाशी कर सकते हैं. साथ ही साथ उनको लेकिन ग्राउंड भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. अच्छा, थिंग क्या है यहां पे पहले ये बताता हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज किडनैपिंग का ऑफेंस है. ठीक है, किडनैपिंग का ऑफेंस है. अब इसको प्रूफ करने के लिए जिस वैन से किडनैप किया गया था उसको ढूंढने की आवश्यकता है. अब जब उन्होंने एक्यूज का इंट्रोगेशन किया उसको अरेस्ट करने के बाद, तो उनको पता चला कि जो वैन है इट इज ऑफ रेड कलर. ठीक है, और ये उनके जो पुलिस स्टेशन है उसके जुरिस्डिक्शन में ही किसी जगह पे रखा हुआ है. तो जो वैन है ना उसकी तलाशी वो कर सकते हैं, और अगर वो तलाशी कर रहे हैं उस चीज की तो उन्हें एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा इन दिस रिगार्ड. देखिए लिखा है ना, मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीफ एंड स्पेसिफाइंग इन सच राइटिंग सो फार एज पॉसिबल द थिंग फॉर विच सर्च इज टू बी मेड सर्च और कॉज सर्च टू बी मेड फॉर सच थिंग इन एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन. ठीक है. अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उनके जुरिस्डिक्शन में वो चीज है, मतलब वो कार है, तो वो उसका सर्च चालू करवा सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर वो उसका सर्च चालू करवा रहे हैं तो उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो आखिर उस पर्टिकुलर थिंग की सर्च क्यों करवा रहे हैं, वो इस कंक्लूजन को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं कि ये चीज़ उनके जुरिस्डिक्शन में है. ठीक है, ज़्यादा डेल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक डिफरेंस याद रखिएगा. 47 के अंदर पर्सन का सर्च होता है. ठीक है, एंड 165 के अंदर थिंग का होता है. थिंग कैन इधर भी इट कैन बी मूवेबल, ऑफ कोर्स. इमूवेबल का थोड़ी तलाश करेंगे. सबसेक्शन 2 पे आते हैं. A police officer proceeding under subsection 1 shall, if practicable, conduct the search in person. जो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उनके जुरिस्डिक्शन में किसी प्रकार की चीज़ मिल सकती है जिसको वो एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो वो अगर उसका सर्च या तलाशी कर रहे हैं तो वो खुद ही करें. दिस इज वॉट सबसेक्शन 2 इज सेइंग. अगर प्रैक्टिकेबल है उनके लिए खुद ही सर्च कर पाना तो वो खुद ही करें. सबसेक्शन 3, इफ इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन एंड देयर इज नो अदर पर्सन कंपीटेंट टू मेक द सर्च प्रेजेंट एट द टाइम, he may, after recording in writing his reasons for so doing, require any officer subordinate to him to make the search, and he shall deliver to such subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched and so far as possible the thing for which search is to be made, and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place. जो आपका सबसेक्शन 3 है यही कहता है अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो कि सर्च खुद कंडक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर हिम टू सर्च द थिंग. ठीक है, उनके पास क्या पता और भी केसेस हो जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को एम्प्लॉय कर सकते हैं कि तुम मेरे बिहाफ में जाके सर्च कर लो. लेकिन यहाँ पर अगर वो किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि वो स्पेसिफाई करे सबॉर्डिनेट ऑफिसर को किस चीज़ की तलाश करनी है. ठीक है, ज़्यादा डेल्व नहीं करना है इसमें. सबसेक्शन 4 को सेक्शन 100 के साथ पढ़ेंगे, इसमें डेल्व नहीं कर रहे. 5 पे आते हैं. Copies of any record made under subsection 1 or subsection 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence, and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished free of cost with a copy of the same by the magistrate. देखिए subsection 5 क्या कहता है? It says copies of any record made under subsection 1 or subsection 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence, and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished free of cost with a copy of the same by the magistrate. देखिए, अब पुलिस ऑफिसर को किसी चीज़ की तलाश करनी है. सबसेक्शन 1 के अंदर वो तलाशी खुद कर सकते हैं. सबसेक्शन 3 के अंदर वो अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को एम्प्लॉय कर सकते हैं कि वो उनके बिहाफ में तलाशी करे. ठीक है, जो ये तलाशी का ऑर्डर है, जो ये सर्च फॉर द थिंग का जो ऑर्डर है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 के अंदर जो दिया जा रहा है, उसकी एक कॉपी जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हैं जो कि कॉग्निजेंस लेंगे उस मैटर में, उनको भेजा जाएगा. एंड साथ ही साथ
जो ओनर है जिसकी जगह की तलाशी की जाएगी उसको भी उसकी कॉपी फर्निश की जाएगी कि देखिए हमारे पास ये ऑर्डर इन राइटिंग है इस जगह की तलाशी लेने के लिए, ठीक है। तो जो ओनर होगा जिसकी जगह को तलाश किया जा रहा है उसको भी कॉपी फर्निश की जाएगी, ठीक है। और मजिस्ट्रेट को भी उसकी एक कॉपी फर्निश की जाएगी कि हम तलाशी कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 166, we are done with 165, right? 166. When officer in charge of police station may require another to issue search warrant. An officer in charge of a police station or a police officer not being below the rank of sub-inspector making an investigation may require an officer in charge of another police station, whether in the same or a different district, to cause a search to be made in any place in any case in which the former officer might cause सच सर्च टू बी मेड विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन स्टेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको याद होगा जब हम लोग अरेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे एक सेक्शन पढ़ा था जहाँ पर ये था कि पुलिस ऑफिसर दूसरे जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके जुरिस्डिक्शन में हो सकता है वो इंसान मतलब शरण लेके रखा हो जिसको कि दूसरे जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना था, तो उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप हमारे बिहाफ में उसको अरेस्ट कर लीजिए। 166 जो है इट टॉक्स अबाउट द सिचुएशन जब पुलिस ऑफिसर को सर्च करना हो इन एनी अदर जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ऑफ अ थिंग बेसिकली। तो वो यहां पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे करेंगे टू कॉज अ सर्च टू बी मेड इन एनी प्लेस इन एनी केस इन विच द फॉर्मर ऑफिसर माइट कॉज सच सर्च टू बी मेड विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन स्टेशन, ठीक है। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और ए पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन मे रिक्वायर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन वेदर इन द सेम और ए, इसको ध्यान रखिएगा, require an officer in charge of another police station whether in the same or a different district to cause a search to be made in any place in any case in which the former officer might cause such search to be made within the limits of his own station। अब पुलिस ऑफिसर इस ओपिनियन की है कि जिस चीज़ की तलाश करनी है वो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो किसी और पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में है, तो वो उस पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर है उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ ये चीज़ हमें मतलब हमारा अनुमान है कि ये चीज़ जो ये थिंग है ये आपके जुरिस्डिक्शन में कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसकी सर्च करें। क्लियर है? मान लीजिए भाई वो किडनैपिंग वाला एग्जांपल लेते हैं, रेड कलर का वैन था, ठीक है, रेड कलर का वैन था, वो किसी और पुलिस ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में है, मतलब उसके जुरिस्डिक्शन में क्या पता वो वैन खड़ी हो, तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो दूसरे जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज़ आप तलाशी कर दो, अभी हम काफ़ी बिजी हैं या फिर आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ सकते, ठीक है। सबसेक्शन 2, such officer on being so required shall proceed according to the provision of section 165 and shall forward the thing found if any to the officer at whose request the search was made, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली दूसरे जुरिस्डिक्शन के एंड उन्होंने बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट किसी चीज़ को खोज निकाला, ठीक है, तो जो सेक्शन 165 का प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा और जो भी चीज़ ढूंढ के निकाली गई है दैट वुड बी फॉरवर्डेड टू द पुलिस ऑफिसर हु हैव मेड द रिक्वेस्ट, जिसने रिक्वेस्ट की थी उसको वो चीज़ फॉरवर्ड कर दी जाएगी बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ अनदर जुरिस्डिक्शन। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 3, अच्छा याद रखिएगा 165 का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी इंसान के प्लेस की तलाशी की जा रही है तो उसको वो जो ऑर्डर है तलाशी का उस ऑर्डर की एक कॉपी फर्निश करनी पड़ेगी कि हम आपके इलाके की तलाशी कर रहे हैं, आपके घर की तलाशी कर रहे हैं, वॉटेवर, ठीक है, उस ऑर्डर की एक कॉपी फर्निश करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसेक्शन 3, whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause a search to be made under subsection 1 might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, यहाँ ध्यान रखिएगा, might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, it shall be lawful for an officer in charge of a police station or a police officer making any investigation under this chapter to search or cause to be searched any place in the limits of another police station in accordance with the provision of section 165 as if such place were within the limits of his own police station। अब देखिए पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको ये पता लगा कि देयर इज सम एविडेंस which can be found in some other jurisdiction of police station, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन को रिक्वेस्ट किया जाए कि आप अपने जुरिस्डिक्शन में सर्च कॉज करिए तो ये करने का जो प्रोसीजर होता है ये काफ़ी बड़ा होता है,
एंड इस बीच में क्या हो सकता है, जो एविडेंस पुलिस ऑफिसर कलेक्ट कर सकते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर कंसील हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वो खुद ही दूसरे जुरिस्डिक्शन में भी जाके सर्च कॉज कर सकते हैं, अगर उनके पास एक रीजनेबल ग्राउंड है कि जिस एविडेंस की वो तलाश कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर वो कंसील हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो जो दूसरे जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करना पड़ेगा कि हम आपके जुरिस्डिक्शन में आके सर्च कॉज कर रहे हैं, ठीक है, और रीजनिंग भी देनी पड़ेगी कि हम इस वजह से आपके जुरिस्डिक्शन में आपसे रिक्वेस्ट किए बिना सर्च कॉज कर रहे हैं, ठीक है। सबसेक्शन 4, any officer conducting a search under subsection 3 shall forthwith send notice of the search to the officer in charge of the police station within the limits of which such place is situate, and shall also send with such notice a copy of the list prepared under section 100. Again we will read this section with section 100, ठीक है। Subsection 5, the owner or occupier of the place search shall on application be furnished free of cost with a copy of any record sent to the magistrate under subsection 4. भाई ये सेम चीज़ है, ठीक है, कि जिसके भी इलाके को आप सर्च करेंगे उसको आपको कॉपी दिखाना पड़ेगा, आपको सर्च वारंट दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास सर्च करने की अथॉरिटी है आपके प्लेस को। क्लियर है? लेट्स कम डाउन टू 166A, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। नॉट विथ स्टैंडिंग, इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, ध्यान रखिएगा, इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड इफ in the course of an investigation into an offense, an application is made by the investigating officer or any officer superior in rank to the investigating officer that evidence may be available in a country or place outside India. Outside India, any criminal court may issue a letter of request to a court or an authority in that country or place competent to deal with such request to examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and to record his statement made in the course of such examination, and also to require such person or any other person to produce any document or thing which may be in his possession pertaining to the case, and to forward all the evidence so taken or collected or the authenticated copies thereof or the things so collected to the court issuing such letter. आसान शब्दों में समझिए, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है, ठीक है, कि किसी प्रकार का एविडेंस वो कलेक्ट कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है, मतलब कोई एविडेंस है जो इंडिया के बाहर है, तो वो क्रिमिनल कोर्ट को अप्रोच करेंगे, क्रिमिनल कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेंगे टू द कोर्ट ऑफ दैट कंट्री या फिर एनी अदर अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। और अगर वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है उस कंट्री में, तो वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, वो वापस इंडिया में भेज देंगे टू द क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। Subsection 2, the letter of request shall be transmitted in such manner as the central government may specify in this behalf, ठीक है। जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक क्रिमिनल कोर्ट दूसरे कंट्री के क्रिमिनल कोर्ट को भेजेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, इट विल बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। Subsection 3, every statement recorded or document or thing received under subsection 1 shall be deemed to be the evidence collected during the course of investigation under this chapter. अब सपोज दूसरे कंट्री में किसी भी प्रकार का एविडेंस कलेक्ट किया गया, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया गया एट द रिक्वेस्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वहां पर जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई होगी एंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट या एविडेंसेस कलेक्ट किए गए होंगे जो कि इंडिया में वापस भेजे जाएंगे, यहां पर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया गया आउटसाइड कंट्री बाय सम अदर अथॉरिटी, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 ऑफ CRPC, ठीक है। आपको याद नहीं है CID के कुछ, अगर आप CID देखते हो उसमें कुछ केसेस हुआ करते थे जहाँ पर CID मतलब बाहर की कंट्रीज़ में जाती थी इन्वेस्टिगेशन करने या किसी को पकड़ने, ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो इतना आसान होता नहीं है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना है, क्या कहते हैं, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इतना आसान नहीं होता कि कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो इंडिया से बाहर चले जाए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो खाली मूवीज़ में पॉसिबल होता है, रियलिटी में इट इज़ वेरी टफ, ठीक है। 166B, letter of request from a country or place outside India to a court or an authority for investigation in India. Upon receipt of a letter of request from a court or an authority in a country or place outside India, competent to issue such letter in that country or place for the examination of any person or production of any document or thing in relation to an offence under investigation in that country or place, the central government may, if it thinks fit, forward the same to the CMM or CGM or such metropolitan magistrate or judicial magistrate as he may appoint in this behalf, who shall thereupon summon the person before him and record his statement to cause the document or thing to be produced, or send the letter to any police officer for investigation, who shall thereupon investigate into the offence in such manner. देखिए यहाँ पर इंडियन अथॉरिटीज रिक्वेस्ट कर रही हैं आउटसाइड अथॉरिटी को, ठीक है, फॉरेन स्टेट की अथॉरिटीज को
कि आप हमारे बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए। यहां पर जो फॉरेन अथॉरिटीज हैं, फॉरेन स्टेट की अथॉरिटीज है, क्रिमिनल कोर्ट है, दे आर रिक्वेस्टिंग इंडिया कि आप हमारे बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए। अगर ऐसा कोई रिक्वेस्ट इंडिया में आता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे टू अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और कोई भी ऐसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि सीजीएम अपॉइंट करे इन दिस बिहाफ। ठीक है, ठीक है। फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी कि जो भी मतलब रिक्वेस्ट आया है फॉरेन कंट्री से उससे कंप्लाई करके किसी इंसान को अगर समन करना है तो वो समन करें, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें तो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें, और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट कोर्ट चाहता है कि उनके सामने फर्निश किया जाए तो वो डॉक्यूमेंट उस इंसान को फर्निश करना पड़ेगा। या फिर देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी फॉरेन स्टेट ने या फॉरेन अथॉरिटी ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है तो दे आर ओबीडियंट बाय दैट, दे आर ऑब्लिगेटेड बाय दैट रिक्वेस्ट, दे आर ड्यूटी बाउंड बाय दैट रिक्वेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि इस रिक्वेस्ट पे इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी कोर्ट के द्वारा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा कि सीजीएम या फिर सीएमएम को अप्रोच किया जाएगा, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एंड पुलिस ऑफिसर बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और जब पुलिस ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करेंगे तो इट विल बी प्रिज्यूम बाय द पुलिस ऑफिसर दैट द ऑफेंस फॉर विच ही इज कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कमिटेड इन इंडिया। Subsection 2. All the evidence taken or collected under subsection 1 or authenticated copies thereof or the things so collected shall be forwarded by the magistrate or police officer as the case may be to the central government for transmission to the court or the authority issuing the letter of request in such manner as the central government may deem fit. ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट ने और पुलिस ऑफिसर ने इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किया एंड इन पर्सुएंस ऑफ दैट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किसी भी प्रकार का एविडेंस कलेक्ट किया है तो दैट एविडेंस विल फर्स्ट बी फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद उसका फॉर्म प्रिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह या एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो फॉरेन अथॉरिटी को भेजा जाएगा। ठीक है, तो बस आप सेक्शंस याद रखिएगा, इसमें इतना डेल्व करने की ज़रूरत है नहीं।